जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय गोपाल दास सच्चर, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी ऐतिहासिक घटनाक्रम घटे, उन्होंने उन्हें स्वयं इसका हिस्सा बनकर न सिर्फ जिया और अपने अनुभवों को भी कुछ इस प्रकार से शेयर भी किया। 26 अक्टूबर को किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन और 27 को यहाँ फौज आना शुरू हो गई और उन्होंने भगाना शुरू कर दिया। लेकिन महाराजा को साइन करने से पहले ही ये कह दिया गया था कि आपने पावर जो है शेख अब्दुल्ला को सौंपनी है। शेख अब्दुल्ला ने को पावर सौंपने के लिए शेख अब्दुल्ला ने महाराजा को लिख के दिया कि मैं फेथफुल रहूँगा राजशाही का। लेकिन जब पावर मिल गई तो सबसे पहले महाराजा के खिलाफ शुरू हो गया कि महाराजा को कैसे बेख्तियार किया जाए और एक तरह से बेबस किया जाए। महाराजा सीज फायर के खिलाफ थे। महाराजा का कहना था मैंने तो सारी रियासत का किया एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ। पंडित प्रेमचंद डोगरा भी ये अपोज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले तो शेख अब्दुल्ला को पावर सौंपी। पावर सौंपने के बाद पंडित प्रेमचंद डोगरा अपोज कर रहे थे, उन्होंने प्रजा परिषद बनाई थी तो उनको जेल में डाल दिया 8 फरवरी 1949। उनको महाराजा पंडित प्रेमचंद डोगरा को बिना मुकदमा चलाए कोई तो उनको जेल में डाला। शेख अब्दुल्ला के बाकी जितने भी मुखालिफ थे, या तो जो मुसलमान थे उनको पीओके या पाकिस्तान भेज दिया गया, और जो हिंदू थे जिनमें बलराज मधोक, ये केदारनाथ सानी, विजय मल्होत्रा और बहुत से लोग थे, विष्णु गुप्त थे, इन सब को बाहर निकाल दिया रियासत से। पंडित जी को जेल में डाल दिया और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी गई। जो कांग्रेस तो थी नहीं रियासत में, जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा घुसे और कोई सत्ता में लग गए और वो जम्मू वालों के ज़्यादा खिलाफ हो गए। महाराजा को इन्होंने यहाँ से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया और अप्रैल को 24 अप्रैल को 1949 को महाराजा पहले पंडित जी को गिरफ्तार किया, पंडित प्रेमचंद डोगरा को गिरफ्तार किया, उसके बाद हरि सिंह को यहाँ से निकाल दिया। वो बॉम्बे जाके टेके। करण सिंह को रीजेंट बना दिया गया और बाद में सदर रियासत बनाया गया। जब एक्सेशन हो गया तो एक्सेशन के बाद महाराजा को यहाँ से निकाला गया। महाराजा को निकालने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बाकी मुल्क से तो इलेक्टेड थे लोग, लेकिन यहाँ से इन्होंने 4 लोगों को पिकअप कर लिया। पिकअप मतलब जो जिसको शेख अब्दुल्ला ने चाहा वो ले गए साथ, जिनमें शेख अब्दुल्ला खुद थे। शेख अब्दुल्ला के अलावा उनके कानूनदान साथी कहे जाते थे मिर्ज़ा अफजल बेग, वो एक्सपर्ट थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, लॉ में, एक वो थे। और तीसरा वो उन्होंने ले लिया अपने जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदी को। और जम्मू से एक नॉन एंटिटीज के लिए या एक साधारण से मोतीराम बेगड़ा को उधमपुर से ले लिया। अब वो कितने पढ़े लिखे थे क्या, ये एक विषय नहीं। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था इंडिया का, तो उसमें मिर्ज़ा बेग ने ख़ास तौर पर खूब अपना वो हिस्सा लिया और सजेशंस भी दी क्या होना चाहिए क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के आखिर पे आई बात, तो शेख अब्दुल्ला ने
कहा कि हमें, वो मिर्ज़ा बेग के कहने पे कि हमें कुछ स्पेशल पोजीशन मिलनी चाहिए। तो उसके लिए पहले एक बना आर्टिकल 306, लेकिन वो उसमें कुछ एतराज़ आए और फिर उसका 370 और वो बना टेम्परेरी लिखा। स्वर्गीय गोपाल दास सच्चर ने जम्मू कश्मीर के साथ शुरुआत से ही होते आ रहे भेदभाव को काफ़ी बारीकी से महसूस किया और इसके बारे में उनका क्या अनुभव रहा, ये भी सुने। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पावर में आने के बाद जो कुछ किया, कहने को तो वो सेकुलर थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ हुआ है वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। सत्ता संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला की सरकार ने कई ऐसे सुधार के नाम पे काम किए जो कुछ हैरानगी सी भी पैदा करते हैं, जिनमें लैंड रिफॉर्म्स है। लोगों की ज़मीनें जो हैं वो एक लिमिट रख दी कि 182 कनाल से ज़्यादा जिसकी होगी वो सारी गवर्नमेंट के खाते में। तो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे वो ज़मीनें लोगों की ले ली, हालांकि कोई उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं। 182 कनाल के बाद में उसमें भी अमेंडमेंट करके 100 कनाल कर दी गई। अब उस 100 कनाल का नतीजा ये हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे या जागीरदार थे वो नेचुरली शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ हो गए और वो ज़मीनें जो थी वो मनमाने ढंग से अलाट कर दी, दे दी कि उनकी प्रॉपर राइट्स भी जो थे वो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने दे दिए। एक तो बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का। अब उन लैंड रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ है, ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि आज रियासत के अंदर 95% जो पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो मार्जिनल रह गए हैं। एक तरह से वो ज़मींदारा ख़त्म ही हो गया है। एक इसका एस्पेक्ट ये भी है। दूसरा ये, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने बरसरिकदार आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थे वो अपने ढंग से बनाए। महाराजा के वक़्त 9 या 10 ज़िले थे सारे, 2 तो पीओके में चले गए। इन्होंने आके शेख अब्दुल्ला की सरकार ने रियासी का ज़िला तोड़ के और कुछ उधमपुर के हिस्से मिलाए, कुछ कठुआ के, तो एक ज़िला बना दिया, डोडा जिसे कहते थे। और वो मुस्लिम मेजॉरिटी था, उसको लेकर यहाँ बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो ज़िला डोडा बन गया। ज़िला डोडा बाद में किन समस्याओं का कारण बना, वो एक बड़ी लंबी कहानी है कि वहाँ एक तो रियासत की रीऑर्गेनाइजेशन या नए ज़िले बनाने के नाम पर रियासी का ज़िला ख़त्म कर दिया और ये डोडा का ज़िला नया क्रिएट किया, मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसको चुनाव वैली भी कहते हैं। और यहाँ से वैली के अंदर पूरी तरह डोमिनेशन जम्मू पे हो, इसके लिए उन्होंने शुरू कर दिया सिलसिला। और फिर ये रियासत में दफ़ा 370 आने से पहले ही ये 1951 में असम्बली, आइनसाद असम्बली के चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। और उस चुनाव में पहले तो डिलिमिटेशन कोई नहीं, डिलिमिटेशन जो थी वो रेवेन्यू मिनिस्टर मिर्ज़ा अफजल बेग होते थे और जम्मू के एक हिरन अंदर रहना होते थे। उनको कह दिया तूने इलेक्शन करवाने, तू इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। तो 100 सीट बनाई, हो गया इंचार्ज असम्बली की, 25 रात दी पीओके के लिए
75 के लिए दफ्तर में बैठ के डिलिमिटेशन कर दी। 75 में से 30 रख दी जम्मू की, 43 रख दी वैली की और 2 दे दी लद्दाख की। अब जम्मू की पॉपुलेशन 51 में तो सेंसस की हुई नहीं। पुरानी के मुताबिक जम्मू की पॉपुलेशन बराबर थी कश्मीर के। एरिया जो है ये जम्मू का 27,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, वैली का 16,000 है। तो पॉपुलेशन के लिहाज से, जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से, बैकवर्डनेस के लिहाज से जम्मू को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मिल गई 30, वहाँ मिल गई 43 और वही सिलसिला आगे चलता चला आ रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन 67 में आया, लेकिन प्रॉपर डिलिमिटेशन अभी तक नहीं हो पाई। और फिर जब उसके बाद क्या किया है कि 2001 में जब सेंसस हो गई, सेंसस के बाद वोटर लिस्टें बनी, जम्मू के वोटर ज़्यादा थे, 29 लाख और 2.5 लाख वैली के थे। तो फारूक साहब ने ये किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का अमेंड कर दिया और उसके मुताबिक ये लिख दिया है कि यहाँ डिलिमिटेशन होगी नहीं 2026 तक, 2026 तक 2001 में ये कर दिया। डिलिमिटेशन नहीं होगी, डिलिमिटेशन ना होने के कारण आगे जो रिजर्वेशन है ये इनकी शेड्यूल कास्ट की, वो सीटें भी वहीं रोटेट होती थी आगे, वो रोटेट होना भी बंद हो गई। तो वो जो सीट 10 साल के बाद रोटेट होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही, डिलिमिटेशन हो नहीं रही। डिलिमिटेशन ना होने के कारण एक तो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो चली आ रही है और कश्मीर वैली की डोमिनेशन बनी हुई है। जबकि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के बाद भी कश्मीर संभाग को विशेष दर्जा देने की जो मांग उठी थी, उसे लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं स्वर्गीय गोपाल दास सच्चर की जुबानी। 27 अक्टूबर को फौज आई है हमारी, तो वो सबसे पहले लैंड की है एयरपोर्ट श्रीनगर पर। ये कबायदी पहुंच गए थे, बाहर के इलाकों में फाइट हुई, वहाँ इन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। मेजर सोमनाथ मारे गए, कुछ और। तो लेकिन ये फाइट के बाद बहुत जब भाग रहे थे तो 1948 में वो सीज़ फायर हो गया और पीओके उनके कब्ज़े में रह गए बहुत से इलाके। हालांकि कर्नल हीरानंद दोबे पुंछ के इलाका में थे, कैप्टन दीवान सिंह, उन्होंने मुझे बताया कि वो सामान लेके भाग रहे थे और कुछ लोगों ने कहा कि हम ये भाग रहे हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन कर्नल हीरानंद का कहना था, हालांकि वो घायल भी हो गए थे उस लड़ाई में, कर्नल हीरानंद का कहना था कि हम फौजी हैं, हमारा काम सरकार का हुक्म मानना है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको मानना है। तो इसलिए आगे नहीं बढ़े, नहीं तो हम कब्ज़ा कर सकते थे, आसानी से वो पीओ के इलाके खाली करवा सकते थे। तो पीओ के बाद ये मामला यूएनओ में ले गए नेहरू, श्री नेहरू, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यूएनओ में भेजा गया। और 5 फरवरी 1948 की शेख अब्दुल्ला की स्पीच है यूएनओ में कि पाकिस्तान हमलावर है और इशू इज़ नॉट द एक्सेशन बट द एग्रेशन। तो ये किताबों में बहुत है, उनकी स्पीच जो है बड़ी पावरफुल थी इंडिया के हक़ में। ये पाकिस्तान अग्रेसर है तो इसका कोई हक़ नहीं। अब उसके बाद जब हिंदुस्तान का आइन बने, पहले शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इमरजेंसी गवर्नमेंट का, महाराजा की को उन्होंने लिख के दिया कि आई विल रिमेन फेथफुल, लेकिन बात तो कागज़ों तक ही रही, फेथफुल वाली तो कोई बात ही नहीं आ रही। और महाराजा मुखालिफ थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने मुखालफत की, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उनको कहा कि ये कम्युनल हैं
महाराजा को बाहर भेज दिया गया एग्जाइल में, हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने ही किया था साइन। उन्हीं की वजह से कानूनी हैसियत मिली रियासत को हिंदुस्तान में का हिस्सा बनने की। तो महाराजा को भेजा, यहाँ शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी, बहुत से लोग आगे पीछे जमा हो गए। पहले तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ठीक चलते रहे। जब ये यूएनओ में गए, वापसी पर आ रहे थे, तो कुछ इनको अंग्रेज़ डिप्लोमेट मिले, उनके नाम भी दिए हैं कुछ। तो उन्होंने कहा तुम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन जाते। तो इन्होंने लंदन में एक इंटरव्यू दे दिया एक अखबार में, और उसमें कहा कि दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, कश्मीर आज़ाद भी हो बन सकता है। अब सरदार पटेल बड़े स्ट्रांग आदमी थे। वो शेख अब्दुल्ला दिल्ली जब वापस पहुँचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही उसके पास आदमी भेज दिया। तो शेख अब्दुल्ला को अपने पास बुला लिया सरदार पटेल ने, होम मिनिस्टर थे, स्टेट्स के इंचार्ज थे। और नेहरू को उसको शेख साहब से कहा कि ये क्या है। तो शेख साहब का जवाब था आई वॉज थिंकिंग अलाउड। उसने कहा अलाउड छोड़ बात कोई नहीं, अगर हिंदुस्तान में सीधी तरह रहना तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही अपनी फ़ौज वापस बुला लेता हूँ। अब शेख अब्दुल्ला परटर्ब हुए और सीधे चले गए नेहरू के पास। नेहरू ने क्या किया कि वो जो जम्मू कश्मीर की स्टेट का मामला था वो अपने हाथ में ले लिया सीधे। बाकी स्टेट्स तो 560 के करीब थी, वो सारी हैंडल की सरदार पटेल ने, लेकिन कश्मीर का मामला नेहरू के हाथ में आ गया। तो उसके बाद ये बिगड़ना शुरू हो गया। जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था तो उससे पहले ही शेख अब्दुल्ला ने यहाँ की तरह की रिफॉर्म्स के नाम पर शुरू कर दिया, जिनमें डोडा डिस्ट्रिक्ट का क्याम भी शामिल है अंडर कम्युनल कंस्टिट्यूशन। तो ये कम्युनलिज्म की जो बीमारी है साथ साथ काम करने लगी। और जब आइन बन रहा था हिंदुस्तान का तो रियासत से 4 नुमाइंदे उसमें शामिल किए गए। काफ़ी किए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला ने, वो शेख अब्दुल्ला खुद थे, उनके साथी मिर्ज़ा अफजल बेग थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदी। और जम्मू से ले लिया उन्होंने अपने साथ मोतीराम बेगड़ा को, जिनकी इलेक्टेड पोजीशन कुछ भी नहीं थी। तो ये जब आइन बन रहा था, आइन बनता रहा, उसमें इन्होंने खूब, खासकर मिर्ज़ा बेग ने अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी कि क्या होना चाहिए। ये वो कानूनी माहिर थे, तो अच्छा खासा हिस्सा लिया। लेकिन जब आइन कंप्लीट हो गया तो उसमें शेख साहब ने ये मिर्ज़ा बेग के कहने पे कि कश्मीर को कुछ खसूसी पोजीशन मिलनी चाहिए, अलग से दर्जा मिलना चाहिए। अब नेहरू तो मान गए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ये पहले एक दफ़ा 306 बनी, फिर वो उसकी काट के कोई 370 बनाई गई। तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा, वो कानून पायलट तो वही करते थे, कानून मंत्री थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं इसका, मैं तो सारे हिंदुस्तान का कानून मंत्री हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि कश्मीर के लोगों को सारे मुल्क में बराबर के अधिकार हों, लेकिन हिंदुस्तान, बाकी हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में कोई हक हासिल ना हो, शहरी हकूक़ ना हो। तो जिस पर नेहरू ने दूसरे वज़ीर गोपाला स्वामी अयंगर की खिदमत हासिल की। वो जब यहाँ वज़ीर आज़म भी रह चुके थे तो वो जानते भी थे। तो लेकिन साथ ही आइंसा असम्बली में जो मुखालफत करने वालों में थे, उनमें मौलाना हसरत मोहानी और दूसरे, उन्होंने ज़ोरदार मुखालफत की, ये क्या हो रहा है। लेकिन नेहरू ने कहा ये दफ़ा 370 एक टेम्परेरी प्रोविज़न के तौर पर शामिल की जाइए, और उस पर लिखा हुआ भी है टेम्परेरी। तो ये घिसते घिसते घिस जाएगी।
दफ़ा 370, लेकिन पंडित प्रेमदास डोगरा नहीं माने। उन्होंने यहाँ आंदोलन शुरू कर दिया और 1952-53 का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसी में देहांत हो गया, जेल के अंदर गिरफ्तार हुए। वो एक बड़ा भरा एपिसोड है कि डेथ कैसे हुई डिटेंशन में, और फिर उन्हें अगर गिरफ्तार करना था तो कि इधर क्यों आने दिया गया, परमिट की खिलाफ वर्जी के नाम पे था। उन दिनों रियासत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, इलेक्शन कमीशन नहीं था, और रियासत में आने के लिए परमिट सिस्टम था जिसे वीज़ा की कहा जाता था। परमिट सिस्टम के लिए बगैर परमिट के वो उन्हें आने पर गिरफ्तार किया गया, श्रीनगर जेल में बंद हुए, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक मामला अलग से चला रहा। लेकिन दफ़ा 370 घिसते घिसते ज़्यादा घिसी है लाल बहादुर शास्त्री के दौर में, नेहरू की मृत्यु के बाद। लेकिन 1952-53 और डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद मुल्क भर में एक हजान सा पैदा हुआ। तो शेख अब्दुल्ला काफ़ी बिगड़ गए थे, वो कई तरह की बातें कर रहे थे। तो 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने वालों में सबसे आगे आए उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और 6 को गिरफ़्तार करके उनके साथ मिर्ज़ा बेग को गिरफ़्तार किया गया। कुछ जम्मू के 2 लोग थे, वो ऑफिसर ही थे, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। ये शेख अब्दुल्ला काफ़ी देर रहे जेल में। तो ये एक लंबी दास्तां है। शेख अब्दुल्ला 1971 में जाके पहली बार इन्होंने बीच में बना लिया था महाज रायशुमारी कि रियासत में रायशुमारी होनी चाहिए, लेकिन बख्शी गुलाम अहमद ने जो असम्बली शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, आइन साज असम्बली, उसी असम्बली के ज़रिए ये रियासत का अलग आइन बना लिया। तो बहुत सी चीज़ें शेख अब्दुल्ला के वक़्त की एक बड़ी